आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एडवांस्ड अप्रोच सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने गेट एग्जाम जो है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम जो कनेक्टिविटी वाले टॉपिक्स हैं उन सभी के क्वेश्चंस को एक एक करके कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हर एक लेक्चर में हमने 5-5 क्वेश्चंस देखे हैं और कहीं ना कहीं हम उन क्वेश्चंस के आंसर से ज्यादा उनके अप्रोच की बातें कर रहे हैं कि आखिरकार आपका किस तरीके से दिमाग लगना चाहिए, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अब हम एक रेगुलर दोबारा से पूरा का पूरा कंप्लीट जो मैंने बोला था 20 तक पीवाईक्यू जो सॉल्यूशंस हैं गेट के वो मैं कराने जा रहा हूं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो इस लेक्चर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 4 है हमारा। पहला क्वेश्चन ये दिया है। देखो सबसे पहले मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगा, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को एक पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ना और एक बार फिर से ऊपर से रीडिंग लगाना, क्योंकि कभी कभी पहली नजर में चीजें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। तो देखो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर भी समझ में आ रहा होगा क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो जैसे द रिएक्शन, जहां पर आपके पास क्या है, बेंजीन है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो ये आपके पास कैसा कंपाउंड है। सिंपल सी बात है, बेंजीन है। उम्र बीत गई है बेंजीन को देखते देखते हमारी। उसके बाद क्या है, सोडियम है। फिर आपके पास यहाँ पर एक एल्कोहल भी है और साथ में लिक्विड अमोनिया है, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से बेंजीन में ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आखिरकार बेंजीन में ये प्रोडक्ट जब बनेगा तो ये किस तरह की रिएक्शन है। क्या ये सिंपल कोई रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, या फिर ये एक तरीके से ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब बेंजीन इस तरीके के कंपाउंड में बनता है तो एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन होती है। और खासकर अगर मैं एक बात आपको बताऊं तो यहाँ पर बात सिंपल सी ये है, ये सोडियम चमक रहा होगा और ये आपके पास लिक्विड अमोनिया चमक रहा होगा। इन दोनों ही रिएजेंट को देखकर आपको बात समझ में आ रही होगी, ये बर्च रिएजेंट होता है। कौन सा रिएजेंट होता है, बर्च रिएजेंट। ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आपको रिएजेंट का थोड़ा सा आइडिया है तो आप ये आराम से बता पा रहे हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बोला इज एन एग्जांपल ऑफ, पहला ही ऑप्शन दिया है बर्च रिडक्शन। अब क्योंकि पहला ही ऑप्शन बर्च रिडक्शन है तो हमें बर्च रिडक्शन ही दिख रहा है कि बर्च रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनमें क्या है, तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है रिएजेंट, मुझे जल्दी से बताओ, याद आ रहा होगा आप लोगों को। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या लेते थे, जिंक अमलगम लेते थे पहले स्टेप में, और फिर आप लोग क्या लेते थे, HCl लेते थे। ऐसा ही तो कुछ होता था। ये आपके पास यहाँ पर रिएजेंट होता है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में, यहाँ पर हाइड्रोजन होता था NH2 याद करो, और फिर आपके पास क्या होता था, यहाँ पर बेस होता था। और हाइड्राइड रिडक्शन में जहां पर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जहां पर हाइड्राइड सोर्स मिल रहा होगा, और हाइड्राइड किस किस से सोर्स मिल सकता है, LiAlH4 से मिल सकता है, क्योंकि यहां से भी हाइड्राइड आता है। NaBH4 से मिल सकता है। ऐसे हमने बहुत सारे रिएजेंट पढ़े हैं, हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स। तो बस ये कह सकते हैं हमारे पास जो एकदम सही आंसर है वो है बर्च रिडक्शन। ये पहला क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, मैकेनिज्म की तो बात भी यहां पर नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो एनिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मिथाइलअमीन बाय इट्स रिएक्शन। सबसे पहले आप ये देखो कि किसकी यहां पर बात की गई है। इसकी बात की गई है, सबसे पहले एनिलीन है और एनिलीन को आपको डिस्टिंग्विश करना है। देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो एक होमवर्क है, मैं यहां पर आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूं। होमवर्क सिंपल सा ये है, आप लोगों को जितने भी आपके पास डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं उसको एक बार एक पेज पर लिखकर रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में और आ सकते हैं। जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट पॉसिबल होते हैं कंपाउंड्स के बीच में वो सभी आप लोग बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लो, ताकि अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आपका टिक होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपका पेन चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो आपके पास ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। एनिलीन है क्या, पहले देख लेते हैं। एनिलीन हमारे पास होता है एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो बताओ क्या होने वाला है, बेंजीन के ऊपर NH2। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होने वाला है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसी को हम एनिलीन कहते हैं। वहीं पर अगर मैं मिथाइलअमीन की बात करता हूं तो ये क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। मिथाइल अमीन के केस में हमारे पास ये 1 डिग्री अमीन कहलाता है, CH3 मिथाइल और NH2।
तो वह हमारे पास एरोमेटिक अमीन है और ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है। इन दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या दी है, पी टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड KOH। तो आपको पता है ये हिल्सबर्ग रिएजेंट है। पी टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड कैसा है, हिल्सबर्ग रिएजेंट है, और हिल्सबर्ग रिएजेंट इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और इसके साथ भी रिएक्शन करेगा। बेसिकली जो हिल्सबर्ग रिएजेंट है वो डिस्टिंग्विश के काम आता है जब आपके पास 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन प्रेजेंट रही होती है। ये एरोमेटिक अमीन और यूं कह सकते हो 1 डिग्री अमीन की डिस्टिंग्विश के काम बिल्कुल नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर मैं NaNO2HCl की बात करता हूं तो यहां से सिंपल सी बात, हम नाइट्रस एसिड HNO2 की बात कर रहे हैं। तो जो एरोमेटिक अमीन है और जो एलिफेटिक अमीन है, सिंपल सी बात है, ये एरोमेटिक अमीन है और ये कहीं ना कहीं 1 डिग्री अमीन कैसा है, एलिफेटिक अमीन है। तो इन दोनों का ही इसके साथ रिएक्शन करने का तरीका ही अलग होने वाला है। कैसे सर, कैसे अलग होने वाला है? अलग ऐसे होने वाला है, यहां पर जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा वो स्टेबल होगा और यहां पर जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, जहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और ये फर्दर एल्कलाइन बीटा नेप्थॉल इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रक्चर वगैरह आपको पता होगा, फेमस रिएक्शन है, इसको पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब यही है, यही वो रिएक्शन है जिससे आप इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को आसानी से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। पहले स्टेप से ही हमें चीजें हल्की समझ में आ रही हैं। उसके बाद अल्कलाइन बीटा नेप्थॉल के साथ ये रिएक्शन दिखाएंगे और ये रिएक्शंस नहीं दिखाने वाले क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं और अल्कोहल में फॉर्म डायरेक्टली हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद SNHCl, ये तो रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी नहीं होने वाला। फिर एसिटिल क्लोराइड, ये भी नहीं होने वाला। CH3COCl होता है, दोनों ही रिएक्शंस अपनी दिखाने वाले हैं। शॉर्टन मोमेंट रिएक्शन टाइप की यहाँ पर बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सभी रिएजेंट का कुछ ना कुछ रोल पता होना चाहिए कि उनका रोल क्या है, नहीं तो कंफ्यूजन भी स्टार्ट हो सकती है क्योंकि गेट में MSQ टाइप के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आपको रिएजेंट की आइडिया बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, डायरेक्ट आंसर आ चुका है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन द रिएक्शन, ये है आपके पास। ठीक है, ये एक कंपाउंड है जो कि डरावना सा नजर आ रहा है लेकिन है नहीं इतना डरावना, O3H+H2O, जहां पर आपको क्या बताना है कि आखिरकार आपके पास X क्या है। एसीटोन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड दिए हैं। तो सबसे पहले एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, HCHO। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब जब आप इसमें ओजोनोलिसिस करोगे, देखो यहां से मुझे यही चीज तो समझ में आ रही है कि एक्चुअली यहां पर जो कहानी चलने वाली है वो ओजोनोलिसिस की चलने वाली है और ओजोनोलिसिस का एक ही नारा है, याद करो, ओजोनोलिसिस में एक ही नारा है। वो नारा क्या है, डबल बॉन्ड हटाओ और ऑक्सीजन लगाओ। जब मैंने आपको पढ़ाया था रिएजेंट में तो बहुत अच्छे से यही समझाया था, डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ। तो सबसे पहले आप ना X ढूंढने की बजाय जो आपके पास सबस्ट्रेट दिया है तो उसमें ओजोनोलिसिस वाला कार्यक्रम करके देखो। जब आप यहां से इस तरीके से तोड़ोगे तो यहां पर भी O आ जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटाया और इस तरीके से। जब आप यहां से डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां से भी ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां से भी ऑक्सीजन आ जाएगा, और जब आप यहां से डबल बॉन्ड तोड़ोगे यहां से भी ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां से भी ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब मैंने उस तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं सबसे पहले ये जो आपको दिया है इसमें जितनी डबल बॉन्ड थी उनको हटाया और ऑक्सीजन लगाया। मतलब मैं एक ओजोनोलिसिस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा हूं। जब मैं रिएक्शन कंप्लीट करूंगा तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऊपर की तरफ वाला। उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, यहां पर तो H है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और साथ ही में यहां पर एक HCHO का मॉलिक्यूल भी आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, इस वाले पार्ट से इसकी बात कर रहा हूं। और इस वाले केस में देखो यहां पर भी C डबल बॉन्ड O और यहां पर H रहेगा और फिर एक और मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, HCHO को आ जाएगा। अब देखो इसके साथ कंपेयर करते हैं, यही तो आंसर होगा। तो एक मॉलिक्यूल एसीटोन का ये है, तो ये कंप्लीट हो गया।
दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, एक ये है और एक ये है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो बचा क्या, X। तो हम बोल सकते हैं सर X का मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं ये वाला मॉलिक्यूल रहा है। अब इस मॉलिक्यूल के साथ इन सबको ऑप्शन को मैच करो। तो देखो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, फिर CHO है, बी वाले को CHO, देखो एकदम सही है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस वाले में फिर तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़े से डिपेंड करते हैं आपके माइंडसेट पे कि आप जब क्वेश्चन देख रहे हो तो आपका क्या तरीका लगने वाला है। अगर आप इसके आंसर निकालने की वजह इनको ज्यादा ध्यान देते ना तो कभी ना कभी चीजें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और एग्जाम के टाइम पे ही ऐसा दिमाग लगेगा कि कब आपको बिना आंसर के और बिना ऑप्शंस के अपने खुद के अप्रोच को एक बार ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। हाँ, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको बताना चाहता हूं कुछ। द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस फॉर कैरिंग आउट, ठीक है, आपको यहां पर रिएजेंट सीक्वेंस बताना है। खासकर ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो पैटर्न होते हैं जैम में ज्यादा फेमस होते हैं। जैम लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, रिएजेंट आपको बताना है, सामने ये दिया है और फिर ये दिया है। देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा आपको एक एक ऑप्शन चेक करना है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एक एक ऑप्शन चेक करना है। देखो मजबूरी है, अगर आप रैंडमली चीजों को करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी और फिर गड़बड़ होने की चांस रहेगी। अगर आप एक एक ऑप्शन को चेक करोगे अच्छे से टाइम देकर तो ये बात तो पक्की है टाइम लेगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जनरली क्या होता है, आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, पहले समझो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आगे भी आए तो हमारा क्या तरीका रहेगा, क्या हम कब अपना अप्रोच या अपना पैटर्न बदलेंगे क्वेश्चन करने का और कब नहीं बदलने वाले हैं। देखो इस वाले केस में सिंपल सा समझो क्या हो रहा है। यहां पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहले तो आप चारों ऑप्शंस में देखो तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो मैंने बोला सबसे पहले आप एक एक ऑप्शन चेक कर लो। अगर एक एक ऑप्शन चेक करके आपको जहां पर आंसर मिल जा रहा है, फिर आप थोड़ा सा वर्बली वहां पर दिमाग में एक बार लेके आओ, क्या आगे भी ऑप्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक बार जब आपको थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं मंजिल दिख जाती है तो आपके फिर मतलब पैर जो है अपने आप ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं शुरू करता हूं पहले एग्जांपल के साथ, देखो मैं डायरेक्ट इसलिए बताने की कोशिश करता हूं, ऑप्शन भी सामने है। सबसे पहले दिया है O3H2O2। देखो क्या करने वाला है O3H2O2, तो आपको पता है ये एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है। अरे O3 के साथ अगर H2O2 नहीं होता, Me2S होता तो वो रिडक्टिव था, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। अब सवाल ये आ रहा होगा, सर ये बताओ कि आखिरकार आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से क्या मतलब है। आपका सवाल ये आ रहा होगा कि सर आखिरकार ये बताओ आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से क्या मतलब है। तो ये तो आप ही बताने वाले हो कि ओजोनोलिसिस दो तरीके के होते हैं। हाँ, तो हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो मैं यही बोल रहा हूं कि ओजोनोलिसिस दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिडक्टिव और एक होता है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में जो प्रोडक्ट होता है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन रहता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव के केस में एल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड। बस इतना ध्यान रखना है। तो जब आप ओजोनोलिसिस करवा रहे हो तो एक बात तो पक्की है, यहां से डबल बॉन्ड हटाओगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओगे, लेकिन यहां पर पहले क्या आएगा, CHO CHO आएगा। जरा ध्यान सुनो जो मैं बताना चाहता हूं। पहले यहां पर क्या आएगा, CHO आ जाएगा और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा, ये CHO हट के किस में कन्वर्ट जाएंगे, COOH में। तो अब अगर मैं डायरेक्ट इसको बनाता हूं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान सुनना, कौन सा कलर यूज करें भाई, देखो ये वाला कलर है। ठीक है, ये ऐसे C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, ये ऐसे और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH।
सही कर रहा हूं ना मैं एकदम? हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सही एकदम। ये बन जाएगा आपका सबसे पहले जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस लगा दोगे। अब उसके बाद क्या करने वाले हो, एक्स इज एसोसिएल टू pyridine के प्रेजेंस में। ये pyridine तो ऐसे ही है यार, डराने के लिए टाइप कर रहा होगा, COH COH, SOCl2 सामने आ जाता है। तो SOCl2 का क्या रोल है, जो आपके पास COOH है उसमें से इस OH को हटाओ और यहां पर क्या बना दो, Cl लगा दो। क्या लगा दो, Cl लगा दो। तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास इन दोनों केस पे क्या जाएगा, यहां पर भी Cl आ जाएगा और यहां पर भी Cl आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक्सिस NH3 है। देखो नाम के लिए एक्सिस तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये होता कि जब आपके बहुत सारा खाना हो तो आपको खाना ही खाना है ना। इस बात को समझना पड़ेगा, ऑप्शन को देखकर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को देखकर करना पड़ेगा। तो यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करो, यहां पर आप एक Cl की जगह फिर या तो इसकी जगह या फिर इसकी जगह, किसी की भी जगह क्या लगा दो आप, यहां पर एक जगह NH2 लगा दो। बात समझ रहे हो क्या? तो अब कहानी को थोड़ा समझते हैं। तो अगर इतनी बातें समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का कार्यक्रम हो गया। एक्सिस SOCl2 से हमने यहाँ पर Cl लेकर आ चुके हैं और फिर एक्सिस NH3 से हमने यहाँ पर एक Cl की जगह NH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दिया है। तो फाइनली हमारे पास जो एक रिजल्टिंग कंपाउंड बन के आ रहा है इस स्टेप के बाद, वह कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर फिर आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ पर आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर आपके पास NH2 पर लोन पेयर है और यहाँ पर इस जगह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये इस तरीके से जाएगा, फिर ये वापस आएगा और Cl को बाहर कर देगा। मतलब एक SNAE टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो रही होगी, है ना। ये हो गया। जब आपने ये किया तो फाइनली फिर आपके पास वर्कअप वगैरह सब कुछ करके जो एक आखिरी स्टेप आएगा वह कैसा आ जाएगा, वह कुछ इस तरीके का आ जाएगा। जब ध्यान देखना, एक 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर NH, यहां पर ऐसे, यहाँ पर NH2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आप कहीं भी लगा सकते हो। बाकी H प्लस का आना और जाना दिल पर नहीं लेना। फिर आखिरी स्टेप में आपके पास क्या होगा, आखिरी स्टेप में आपके पास LiAlH4 दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है ना। और LiLH4 क्या कर देगा, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसका रिडक्शन कर देगा इस तरीके से CH2 में, और आपके पास फाइनली कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा, एक 7 मेंबर रिंग जिसमें कुछ ऐसा नजर आ जाएगा और यहाँ पर NH रहेगा। ये फॉर्म हो जाएगा। और सिंपल सी रिएक्शन थी। तो कहीं ना कहीं जब आप फर्स्ट ऑप्शन की सारी चीजें लगा रहे थे तो फर्स्ट ऑप्शन की ही सारी चीजें एकदम फिट बैटर की हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब जब आप ऑप्शन नंबर बी में जाओगे तो सबसे पहले ही स्टेप में गड़बड़ है। यहाँ पे एसिड नहीं बन रहा, एल्डिहाइड बन रहा है, और एल्डिहाइड के साथ एक्सेस SOCl2 जैसी रिएक्शन ऐसी होती ही नहीं है। इस वाले केस में जाओगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस किया, SOCl2 लगाया, लेकिन पहले LiLH4 कर दिया गया है, तो पहले ही रिडक्शन होके प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। आपको LiLH4 का रूल बहुत अच्छे से पता है। लास्ट स्टेप में फिर आपके पास एक डिडक्टिव ओजोलिसिस है, मतलब एसिड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कैसे, जहां पर रिएजेंट आपसे पूछा हो, एक सीक्वेंस में दिया हो, तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करो और तब तक चेक करते हो जब तक आंसर नहीं मिल रहा हो। टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको थोड़ी सी यहां पर अपनी स्पीड भी बढ़ानी है और आंसर को करेक्ट भी करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो सबसे पहले यहां पर रिएक्शन पहचानो कि रिएक्शन कौन सी है, ध्यान से पहचानो। आपके पास सामने क्या है, एल्कीन है, ये बात समझ में आ रही होगी। सामने आपके पास क्या है, एल्कीन है, और एल्कीन के सामने आपके पास यहाँ पर रिएजेंट भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, BH3THF और फिर H2O2NaOH। तो कहीं ना कहीं आपको HBO रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ये कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इनकी आप शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान में रख लो। अगर शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लोगे तो कभी भी आपकी गलतियां नहीं होंगी। जरूरी नहीं है इनका मैकेनिज्म आना ही आना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, यहां पर आपको क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है।
क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर ये कैसा एडिशन होता है, यहां पर ये सिन एडिशन होता है। फिर से सुनो, सबसे पहले आप लोगों ने एल्कीन को आइडेंटिफाई किया और एल्कीन के सामने जब ऐसा रिएजेंट आ जाता है तो उसको हम HBO रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में दो खास बातें होती हैं, एक तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है, किसमें, H+ एंड OH माइनस में। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। फिर सुनिएगा, एंटी मार्कोनिकोव जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकोव होता है। मार्कोनिकोव साहब क्या कहते थे कि नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेकिन ये क्या कहते हैं, वहां पर कहते ये कुछ नहीं है, एंटी कोई दूसरे इंसान नहीं थे, मार्कोनिकोव का जस्ट अपोजिट बात एंटी थी, है ना। जब आप सही होगे तो आपके आसपास की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आपके सवालों के, आपके जवाबों का जवाब उल्टा ही दे रही होगी। तो वैसा ही कुछ यहां पर चल रहा था। फिर हम बात कर रहे थे सिन एडिशन, तो किस किस का सिन एडिशन, H और OH का सिन एडिशन। अब अगर इस बात को हम यहां लगाते हैं तो अब आप खुद सोचो कि यदि मैं यहां पर इस तरीके से लगाऊंगा तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, दो। कैसे, अगर मैं यहां पर पहले आप Me को चुपचाप यहां से लगा दो, मैं इसकी कोई स्टोइकोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं कर रहा। अगर आप यहां पर OH इस तरीके से लगा रहे हो तो आपके पास H भी इस तरीके से लगेगा। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास नहीं लगेगा, यहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां पर OH आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रुप है ये अपने आप ऊपर की तरफ चला जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां पर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, इस बार OH आपके पास ऊपर की तरफ आ जाए तो H भी आपके पास ऊपर की तरफ आएगा सिन एडिशन की वजह से, और यहां पर Me कैसा जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। मतलब इन दोनों में एक बात आपको नजर आ रही होगी, जो आपके पास OH की स्टीरियो है उसके जस्ट अपोजिट में Me की स्टीरियो है, जो आपके पास OH की स्टीरियो है वही जस्ट अपोजिट आपके पास Me की स्टीरियो है। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो, पहला वाला हो नहीं सकता, अपोजिट में होना चाहिए, है ना। दूसरा वाला मुझे नजर आ रहा है, तीसरे वाले में तो एक ही मतलब मार्कोनिकोव रूल लगा रखा है और यहाँ तो ये है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप शॉर्ट ट्रिक के सहारे जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको मैकेनिज्म लगाना है, ये सारी बातें, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए यह एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन होकर जाती है। एक्चुअली सबसे पहले BH2 और H का जुड़ना होता है, BH2 और H का जुड़ना होता है, फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है। तो दो पार्ट में रिएक्शन होती है। क्लियर एकदम अच्छे से। तो इस लेक्चर में ये 5 क्वेश्चंस और थे। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस के अप्रोच करने धीमे धीमे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर।